नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो विषय है जनगणना का, जातिगत जनगणना का, मतलब सेंसस का। जो कास्ट सेंसस अभी जो एक मुद्दा बना हुआ है और कई राजनीतिक दलों ने इसको अपना राजनीतिक मुद्दा भी बना लिया है, मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बन चुका है ये विषय जो है कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना। बिहार में हाल ही में जातिगत जनगणना हुई और बिहार में होने के बाद एक श्रृंखला सी बन गई है जिसमें सभी राज्य, सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव में ये बोल रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और पूरे राजनीतिक माहौल के अंदर ये एक विषय है मेन, तो इस पर बात करने की बहुत आवश्यकता है और हम सबको समझने की आवश्यकता है कि जातिगत जनगणना क्या है और ये भी साथ साथ जानने की आवश्यकता है कि क्या इसके नुकसान हमें हो सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं जनगणना क्या होती है। जनगणना क्या होता है? जनता की गणना, मतलब लोगों की गणना की जाती है। जनगणना के अंदर लोग या फिर जितने भी राष्ट्र के निवासी हैं जो किसी देश के अंदर रह रहे हैं उनकी गिनती की जाती है, उसको बोलते हैं जनगणना। अब ये जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का जो जनगणना विभाग है वो करता है। वो इस सेंसस को लेता है और फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है। जातिगत जनगणना यदि भारत की बात करें तो हर 10 वर्ष में होती है। यदि शुरुआती दौर की बात करें तो भारत के अंदर जनगणना जो प्रथम हुई थी वो 1881 के अंदर हुई थी और जो कि शुरू हुई थी 1872 में, मतलब 1872 में शुरू होकर के इसका जो पूरा काम खत्म होता है 1881 में काम खत्म हुआ था, जब भारत की प्रथम जनगणना निकल करके आई थी। अब यदि बात करें कि भारत के अंदर जो भी पिछली जनगणना हुई, तो भारत के अंदर पिछली जनगणना 2011 में हुई और जिसके 10 साल बाद यानी 2021 में ये जनगणना होनी थी, परंतु विपरीत परिस्थितियों के चलते और कोरोना के चलते ये नहीं हो सकी, क्योंकि उस टाइम पर डिप्रेशन का दौर था, उस टाइम पर एपिडेमिक का समय था। इस चक्कर में 2020 में जो इसकी प्लानिंग थी वो नहीं हो पाई, जिसके कारण 2021 में भारत की जनगणना नहीं हो पाई। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है और सेंसस ऑफ इंडिया भी इस तैयारी में जुटा हुआ है कि 2024 में मार्च में ये जनगणना समाप्त करवा ली जाए, ताकि लोगों की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या और लोग कितने हैं, भारत में कितने निवासी हैं, क्या उनकी स्थिति है, ये पता लगा सके। अब यदि बात करें कि भारत की जनगणना जो है वो कैसे की जाती है, मतलब कितने चरणों में होती है, तो भारत की जो जनगणना होती है वो 3 चरणों में, मुख्य 3 चरणों में की जाती है। इसकी तैयारी 1 वर्ष पूर्व ही कर दी जाती है ताकि सब काम अच्छे से किया जा सके। तो यदि प्रथम भाग की या प्रथम चरण की बात करें, जो फर्स्ट इसका स्टेज होता है, वो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या किया जाता है, भूखंड के अंदर, मतलब कि जो ज़मीन होती है उसको बांटा जाता है। अब यदि हम देखें मैप पर, तो मैप को अगर हम देखें तो राज्य की सीमा, जो भारत सरकार ने एक मैप निकाला होता है जिसमें राज्य की सीमा होती हैं। हम अगर दुकान पे जाते हैं और आम मैप खरीद के लाते हैं तो उसमें वो सीमा, उस पर वो लाइन्स बनी रहती हैं। अगर आप जानते हैं पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप आता है भारत का, तो उसको अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल मैप जो होता है उस पर लाइनिंग बनी रहती है। ये लाइनिंग मैप के ऊपर बना सकते हैं हम लोग, पेपर के ऊपर बनी हुई रहती है, लेकिन इस लाइनिंग को ग्राउंड पर उतर करके और बांटना, मतलब कि ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है और ये दिल्ली की बाउंड्री है, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री बनाने का काम, ये काम बहुत टिपिकल और बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए भू विशेषज्ञ यानी जियोलॉजिस्ट, जोग्राफिकल जो साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है जो इस पर पूरा काम करते हैं। साथ ही साथ सेंसस ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ इसमें बहुत मेहनत करके और पूरी जो ज़मीन है उसको बांटते हैं, ताकि एक भी व्यक्ति एक भी क्षेत्र में ना छूट सके और जनगणना एग्जैक्ट हो सके और मतलब उसमें कोई अनुमान वाली बात ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट निकल सके। इसलिए जो ये भू विशेषज्ञ होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, जोग्राफिकल साइंटिस्ट होते हैं, इनका काम होता है कि ये लोग जा कर के एनालिसिस करते हैं पूरे लैंड की, मतलब पूरे ज़मीन को पता करते हैं। उसके बाद में ज़मीन को कुछ वार्ड या फिर ब्लॉक में भी बांटा जाता है। वार्ड ब्लॉक में किस प्रकार बांटा जाता है, देखिए, एक होते हैं पॉलिटिकल ब्लॉक, पॉलिटिकल वार्ड होते हैं जो राजनीतिक होते हैं, जिसमें पार्षद चुना जाता है, बाद में वो पार्षद मेयर वगैरह इलेक्ट किए जाते हैं, वो होता है राजनीतिक वार्ड। पर सेंसस ऑफ इंडिया राजनीतिक वार्ड पर काम नहीं करती। सेंसस ऑफ इंडिया खुद के वार्ड और ब्लॉक तैयार करती है। इस वार्ड और ब्लॉक को जो तैयार किया जाता है, इनके अनुसार ही बाद में जाकर के जनगणना की जाती है। ये जो वार्ड होते हैं या फिर ब्लॉक होते हैं, इनकी तैयारी करने के लिए भी भू विशेषज्ञ यानी जियोलॉजिस्ट आते हैं, ज़मीन को पूरा बांटा जाता है। अगर कोई शहर होता है तो उसको उस शहर की सीमा के साथ, मतलब कि
टोल प्लाज़ा जो होता है, टोल प्लाज़ा हम जहाँ पर टोल टैक्स भरते हैं आमतौर पे, वो टोल प्लाज़ा बॉर्डर होता है, उसके अनुसार बांटा जाता है। और अगर कोई गांव होता है तो वहाँ खेतों में खसरा नंबर होता है, उस खसरा नंबर के अनुसार इस पूरे क्षेत्र को बांटा जाता है। ये काम करते हैं जियोलॉजिस्ट जो कि सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये होता है इनका प्रथम चरण। दूसरा चरण होता है कि जो भी ब्लॉक वार्ड तैयार किए हैं इनके अनुसार इनके ऑफिशियल बनाए जाते हैं। मतलब कोई वार्ड या कोई ब्लॉक को जो है काम संभालेगा, ऐसा एक ऑफिसर बनाया जाता है जो कि ब्लॉक ऑफिसर, वार्ड ऑफिसर नाम से भी होते हैं। इसमें अधिकतर जो होते हैं वो भारत सरकार या राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करने वाले लोग होते हैं। मतलब सरकार के अंदर में जो लोग काम करते हैं, जैसे शिक्षक हो गए या फिर कोई और विभाग के लोग हो गए, ये हर क्षेत्र के लोगों को उठाया जाता है और उनको ये काम दिया जाता है कि आप लोगों को जनगणना करनी है। तो भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार से विविध विविध सरकार के विभागों से ये लोग आते हैं। इनको वार्ड में बांटा जाता है, ब्लॉक में बांटा जाता है और इनका काम होता है लोगों की गणना करने का। अब ये लोगों को एरिया पॉइंट किया जाता है, एरिया दिया जाता है कि आपको इस एरिया में जाके काउंटिंग करनी है और ये लोग वहाँ पर जाते हैं और गिनती करते हैं। ये होता है इन लोगों का काम। अब सबसे जो दूसरा स्टेज होता है, इस स्टेज के अंदर जो भी लोग अपॉइंट होते हैं वार्ड ब्लॉक के अनुसार, उन लोगों को जाकर के लोगों की गिनती करनी होती है। मतलब वो परिवार में जाते हैं, बैठते हैं और पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन यहाँ रहते हैं, कौन अभी क्या कर रहे हैं, किस जगह पर हैं। मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोगों की आयु सीमा, उनकी कैटेगरी जो कि जनरल, EWS, SC ST OBC के अंदर बांटी जाती है। इस तरीके से उनसे जनरल, OBC, SC ST इस तरह की कैटेगरीज भरवाई जाती हैं। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लोगों की आयु सीमा, फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछ करके और पहला फॉर्म भरा जाता है। अब आती है तीसरा चरण। मतलब तीसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में एक फॉर्म और लिया जाता है जिसमें हर घर जा करके हर परिवार की स्थिति जानी जाती है। स्थिति मतलब सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। जैसे कि उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना बड़ा घर है, कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, उसमें कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं उस घर में जो कमा रहे हैं और कितने लोग कितना पैसा जो है कमा के लाते हैं। मतलब एक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है कि इनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ये है। ये कुछ प्रश्न होते हैं जो तीसरे चरण में पूछे जाते हैं। दूसरे चरण में लोगों का अनुमान, लोगों की गिनती होती है और जो तीसरा चरण होता है उस चरण के अंदर उन लोगों की स्थिति का पता किया जाता है। अब लास्ट में जो लोग मूवर्स होते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोग, जो कि आमतौर पर रैन बसेरे या फिर सड़क ऐसी तरफ रहते हैं, इन लोगों की गिनती तीसरे चरण में की जाती है आखिरी रात को। मतलब जो अगर रात के 12 बजे से पहले पहले इन लोगों की गिनती करके इनका रिकॉर्ड भरवा लिया जाता है। जैसे 31 मार्च की डेट होती है, तो 31 मार्च से पहले 31 मार्च की रात को रोड पे निकल करके इन लोगों से और इनकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। इनसे पहले इसलिए नहीं ली जाती है सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि ये लोग घूमते रहते हैं, तो हो सकता है इनका डेटा मिसप्लेस भी हो सकता है, दो जगह पे भी इनका नाम आ सकता है और हो सकता है एक भी जगह पे भी नाम ना आए, ये भी हो सकता है। इसलिए इन लोगों की गिनती एंड में की जाती है। ये होते हैं 3 स्टेज और ऐसे ली जाती है किसी भी देश की जनसंख्या, या फिर भारत की बात करें तो भारत की जनगणना की यह प्रक्रिया है जो 3 चरणों में, 3 स्टेज में बटी हुई है। अब यदि बात करें उद्देश्य की, तो जनगणना का उद्देश्य क्या होता है? जनगणना का उद्देश्य देश की स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पता करने में होता है। साथ ही देश में रह रहे नागरिकों की आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक स्थिति क्या है, उसका भी अनुमान इस जनगणना से लगाया जाता है। और बहुत अहम जो होता है, जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं होता, एक सेंसस है, एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड का आगे यूज़ किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में। मतलब कि आपने देखा होगा, अगर कोई भी योजना आती है, जैसे PM आवास योजना है या फिर कोई भी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री की योजना आती है, उस योजना का अनुमान लगाने के लिए कि कितने लोग हैं जिनके पास सिलेंडर नहीं है और फिर हम उन लोगों को सिलेंडर दे सकते हैं, इसका अनुमान लगाने के लिए भी यही जनगणना को आगे चल के यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग पॉलिसी मेकिंग में भी इसको यूज़ होता है, जिसमें अलग अलग रूल्स, अलग अलग योजना, अलग अलग पॉलिसी बन रही होती है, उसमें भी इस जनगणना का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं जातिगत जनगणना, यानी जो गरमाया हुआ विषय उसकी। जातिगत जनगणना मतलब कास्ट सेंसस जो है, ये कास्ट सेंसस SECC नाम से जाना जाता है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, इस नाम से इसको बेसिकली जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कास्ट सेंसस होता है, इसमें कास्ट के हिसाब से लोगों को बांटा जाता है और उन कास्ट में क्या जनसंख्या है उसके हिसाब से एक अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी कास्ट किस स्तर पर कितनी जनसंख्या के साथ है और उनकी जो है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या है। ये पता करने के लिए कास्ट सेंसस होती है, जिसको SECC मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस नाम से जाना जाता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में कास्ट सेंसस 1931 में हुई थी। इस कास्ट सेंसस का उद्देश्य उस समय पर लोगों की
कास्ट को, मतलब कौन सी जाति के लोग कितने हैं, वो जानने के लिए भी किया गया था और सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी उस समय पर इसका प्रयोग किया गया था। हाल ही में यदि अब बात करें जातिगत जनगणना, जो अभी जो राजनीतिक मुद्दा है वो क्या है, तो वो ये नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ कास्ट सेंसस है। मतलब लोगों की जाति पूछी जा करके उस जाति के अनुसार उनकी संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, वो पता किया जा रहा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति त्रिवेदी है तो त्रिवेदी कितने हैं उस क्षेत्र में, उनकी जनसंख्या। कोई व्यक्ति यादव है तो यादव कितने हैं, उनकी संख्या। गुज्जर है, उनकी कितनी संख्या है। कोई चौधरी, जाट, जो भी है, मतलब जाति वाइज, जाति के हिसाब से ये जनसंख्या की जा रही है। तो ये है अब जो हो रही है जातिगत जनसंख्या, जातिगत जनगणना, वो ये है। पर जो SECC जिसकी मैं बात कर रहा था, वो सोशियो इकोनॉमिकल बेसिस पर जो कास्ट होती है उनकी जनसंख्या होती है। अब बात करें जाति क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर SECC की मैं बात करूँ, सोशियो इकोनॉमिकल एंड कास्ट सेंसस की, तो उसके अंदर सोशल और इकोनॉमिकल बेसिस पर कास्ट का निर्माण किया जाता है। मतलब कुछ कास्ट बनाई जाती हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस के बेसिस पे होती हैं। अब ये जो SECC, मतलब जो सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट हैं, इन कास्ट का डिवीज़न किया जाता है, उसके बाद इनके अनुसार इनकी संख्या ली जाती है। ये होती है जाति, जो कि SECC में होती है, जो कि सोशल और इकोनॉमिकल बेसिस पे मोस्टली बनाई जाती है। अब यदि बात करें जातिगत जनसंख्या, जिसकी अभी यहाँ बात की जा रही है, तो उसके अंदर जो जातियाँ हैं वो बेसिकली कास्ट हैं। मतलब कोई व्यक्ति का जो एंड नेम है, जो सरनेम है, वो क्या है, जो उपनाम वो उपयोग में लेता है, वो उपनाम के अनुसार यहाँ पर जातिगत जनसंख्या, जातिगत जनगणना करवाई जा रही है। अब जानते हैं इसके नुकसान के बारे में, जो कि बहुत अहम हो जाता है। हमें लगता है कि जातिगत जनगणना बेहद अच्छा विषय है, परंतु इसके विपरीत जो इसके दुष्प्रभाव हैं उनको जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और क्योंकि इसके बहुत नुकसान हैं इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जनसंख्या जो होती है, जनगणना जो की करवाई जाती है, वो जनगणना का एक अहम भाग होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। भारत में अगर जनगणना करवाई जा रही है तो उसका उद्देश्य होता है आगे योजनाओं के निर्माण में काम आना। साथ ही साथ अगर बताऊं तो कुछ प्राइवेट कंपनी भी होती हैं जो इस रिकॉर्ड को यूज़ करती हैं। जैसे कि जियो जब आई तो जियो ने उन लोगों को टारगेट किया जो इकोनॉमिकल थोड़े लोअर ग्रुप्स थे, उन लोगों को टारगेट किया। वो कहाँ से पता चलता है, वो भी इसी सेंसस से यूज़ में लिया जाता है। तो अब इसी प्रकार से जो जातिगत जनगणना है, किसी भी प्रकार की कोई जनगणना है, तो उसका मुख्य जो रूप है, वो मुख्य जो उसका उद्देश्य जो है, वो मुख्य चीज़ है। मतलब कि उद्देश्य क्या है, इसी के बेसिस पर जनगणना सही है या गलत है ये पता किया जाता है। यहाँ पर जो जनगणना का जो उद्देश्य बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है जितनी संख्या उतना हक। मतलब कि जो भी जातिगत जो ग्रुप है, जो भी कास्ट का ग्रुप है, उसकी जितनी भी जनसंख्या है उसको उतना ही हक दिया जाएगा, उसको उतनी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ये हाल ही में जो अभी जो चल रही है जातिगत जनगणना, जो बिहार में हुई, और भी जो कुछ राज्यों ने जैसा दावा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उन राज्यों में करवाएंगे, वहाँ पर जो जातिगत जनगणना हो रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो इसका उद्देश्य है वो है जितनी संख्या उतना हक। मतलब जो भी जातिगत जो ग्रुप है, उसकी जितनी भी जनसंख्या है, जो कास्ट की जितनी भी जनसंख्या है, उसको उसके अनुरूप ही वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। मतलब अगर कोई जनसंख्या किसी एक ग्रुप की ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, किसी की कम है तो उसको कम। ये यहाँ पर पॉलिटिकल ग्रुप ने बोला है कि जितनी संख्या उतना हक। तो इसका अर्थ ये निकलता है। अब इसकी दुष्प्रभाव या फिर नुकसान क्या है वो जानने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो इन्होंने बोला जितनी संख्या उतना हक, उसके हिसाब से मुख्य उद्देश्य क्योंकि इनका वो है, तो उसके हिसाब से मैं नुकसान बताऊंगा। तो पहला नुकसान है जनसंख्या वृद्धि का नुकसान। जैसा कि बोला गया जितनी संख्या उतना हक, मतलब कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको उतना हक दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ वंचित भी लोग रहेंगे, तो इसीलिए जो लोग वंचित रहेंगे उनको लगेगा कि अगर हमें अपनी पावर बनानी है, अपना हक चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे पॉपुलेशन जो भारत की बढ़ रही है उसको और ख़तरा हो जाएगा और भारत की पॉपुलेशन और 10 गुना तेज़ बढ़ सकती है इस चीज़ से कि क्योंकि वहाँ पर हम लोग जितनी संख्या उतना हक बोल रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। क्योंकि जो ग्रुप इस जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे वंचित रह जाएंगे, उनको लगेगा कि हमारी संख्या यदि ज़्यादा होती तो हम फैसिलिटीज़ का लाभ उठा सकते, और वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ जनसंख्या वृद्धि होगी, क्योंकि हर कम्युनिटी, हर ग्रुप अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देगा उस समय। तो इस चक्कर में जनसंख्या वृद्धि वहाँ पर हो सकती है, पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल से बाहर जा सकती है,
अगर हम अभी की बात करें तो भारत नंबर 1 है। ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूँ, भारत के ऑफ रिकॉर्ड जो कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड है उसके अनुसार बात करूँ तो भारत की जनसंख्या टॉप पर है। और अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई गई, जातिगत जनगणना जैसा कुछ बनाया गया, तो उससे खतरा है कि पॉपुलेशन 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे कि बहुत खतरे आगे चल करके हो सकते हैं। दूसरा खतरा है सामाजिक समानता जो है वो एक समाप्त हो जाएगी। मतलब जिस भी ग्रुप की जनसंख्या कम है, वो ग्रुप, हालांकि वो ग्रुप भारत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जिसकी जनसंख्या कम है वो भारत एज अगर मैं राष्ट्र की बात करूं तो वो राष्ट्र के लिए अच्छा है क्योंकि उसने, उस ग्रुप ने, उस कम्युनिटी ने अपने विकास के लिए ध्यान दिया है, भारत के विकास के लिए ध्यान दिया है, इसलिए उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो कि ग्लोबली और अगर मैं इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से बोलूँ तो बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसा हुआ, अगर जितनी जनसंख्या उतना हक जैसा कोई नियम बनाया गया, तो जिनकी भी जनसंख्या कम है उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा, कहीं ना कहीं उनको कम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर आप जितनी संख्या उतना हक बोल रहे हैं तो हो सकता है आप उनको उतने एमपीज़ और एमएलए भी दें। तो जिन कम्युनिटी की जनसंख्या कम है उनके एमएलए एमपीज़ कम बनेंगे, जिसकी वजह से आगे जा कर के हो सकता है पॉलिसी मेकिंग में भी इसका एक प्रभाव देखा जा सके। और जिनकी भी कम्युनिटी की संख्या कम है, उन जो भी ग्रुप, जो सोशल ग्रुप कम्युनिटी जिनकी कम है, वो ग्रुप आगे जा कर के कई फैसिलिटीज़ से वंचित रह सकते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके दो अहम नुकसान हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि का नुकसान, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इससे एक जनसंख्या भी वृद्धि कर सकती है, क्योंकि हर समाज को, हर कम्युनिटी को लगेगा हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा हक मिलेगा, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। दूसरा इसका है कि समानता समाप्त होगी, लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है इससे। समानता यदि समाप्त होती है किसी भी दो ग्रुप्स की, तो उसकी वजह से एक लोकतंत्र जो है उसको बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने मिल सकता है, लोकतंत्र खतरे में आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम किया जा रहा है और ऐसी कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन कम है, वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं वंचित रह रही है। इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है वो एक खतरे में भी आ सकती है। तो ये थे इसके दो नुकसान। होप करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में समझ में आया होगा कि इसके बहुत से नुकसान भी हैं। तो सबसे पहली बात, हम अगर जातिगत जनसंख्या आपको करवानी है, जनगणना अगर आप करवाना चाहते हैं, मैं राजनीतिक दलों से और सभी लोगों से जो इस तरह के दावे कर रहे हैं उनसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह की कोई जनसंख्या करवाना चाहते हैं, जनगणना करवाना चाहते हैं, तो कृपया करके आप सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप के बेसिस पर बनाइए। मतलब कि बीपीएल लोगों की या फिर एपीएल जो अबव पॉवर्टी लाइन है और पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो लोग हैं, इस तरह के ग्रुप्स बना करके आप उनकी जनसंख्या लीजिए, जिससे कि आगे चल के पॉलिसी मेकिंग में बहुत मदद मिल सकती है। एज ए नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे बहुत हमें एक प्रॉफिट हो सकता है कि हम लोग एक जो अभी जो बीपीएल लोग हैं उनके अगर हमारे पास, या फिर जो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन सब के अगर हमारे पास एक डेटा होगा तो आगे चल करके उसका एक प्रॉफिट ये भी हो सकता है कि हम उन लोगों के लिए भी पॉलिसी मेकिंग का काम कर सकें। तो अगर जातिगत जनसंख्या होनी चाहिए तो वो सोशल ग्रुप, इकोनॉमिकल ग्रुप के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पे कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो SECC जो है, सोशियो इकोनॉमिकल एंड कास्ट सेंसस, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो सोशल और इकोनॉमिकल ग्रुप के बेसिस में डिवाइड हो, ना कि कास्ट के बेसिस पर। कास्ट मतलब कि एंड नेम, सरनेम के बेसिस पर वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सभी राजनीतिक दल जो इस तरह की वादे रख रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ की जाए, तो उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप सोशल इकोनॉमिकल ग्रुप के बेसिस पर डिवीज़न कीजिए कास्ट का, ना कि सरनेम एंड नेम के बेसिस पर, ताकि एज ए नेशन हम आगे डेवलप कर सकें। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।